दोस्तों, जब कार इंश्योरेंस रिन्यू करने की बात आती है तो बहुत से सवाल मन में आते हैं कि क्या ये इंश्योरेंस कंपनी मेरे लिए सही है, क्या ये टाइम पर क्लेम दे देंगी, क्या क्लेम से कुछ पैसे तो नहीं काटे जाएंगे, क्लेम मिलने में कोई ज्यादा परेशानी तो नहीं होगी, और क्या ये इंश्योरेंस कंपनी मुझसे इस पॉलिसी के ज्यादा पैसे तो चार्ज नहीं कर रही है, यानी ये पॉलिसी कहीं ज्यादा महंगी तो नहीं है। ऐसे सवाल मन में आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी या कंपनी हमारी कार के लिए बेस्ट रहेगी। चैनल पर भी कई बार सवाल आते हैं कि सर हमें तो एक बेस्ट कार इंश्योरेंस कंपनी का नाम बता दो, हमें कुछ समझ में नहीं आता। देखो भाई, क्या ऐसा पॉसिबल है कि इतने बड़े भारत देश के अंदर आप किसी भी एरिया से हो, किसी भी कंपनी की आपकी गाड़ी हो, तो पूरे देश के लिए सबके लिए एक ही कार इंश्योरेंस कंपनी बेस्ट कैसे हो सकती है? ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। अगर ऐसा होता तो पूरे देश के अंदर एक ही इंश्योरेंस कंपनी एग्जिस्ट करती और उसी की पॉलिसीज बिकती, बाकी इंश्योरेंस कंपनीज की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीका बताने वाला हूं, एक ऐसा फॉर्मूला बताने वाला हूं जिससे आप भारत के किसी भी कोने से हो, कोई भी कंपनी की आपके पास गाड़ी हो, आप अपने लिए बेस्ट कार इंश्योरेंस की कंपनी और पॉलिसी डिसाइड कर पाएंगे। इस प्रोसेस का नाम है दोस्तों 5C फॉर्मूला। 5C फॉर्मूला मैं आपको बताने वाला हूं। इस प्रोसेस से अगर आप कार इंश्योरेंस पॉलिसी को चूज करेंगे तो आप पॉलिसी खरीदने में गलती नहीं करेंगे और ये इंश्योरेंस पॉलिसी आपके कार के लिए बेस्ट भी साबित होगी। तो देरी नहीं करते हैं दोस्तों, फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 5C फॉर्मूला का जो पहला सी आता है वो है कवरेज का, यानी आपकी पॉलिसी में क्या क्या कवरेज आपको चूज करनी चाहिए। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप अच्छी से अच्छी कंपनी चूज कर लेंगे, महंगी से महंगी पॉलिसी खरीदेंगे अपनी कार के लिए, लेकिन जो कवरेज आपने चूज करी है वो सही नहीं है, तो क्लेम के टाइम आपको दिक्कत हो सकती है। तो कवरेज में क्या क्या जरूरी कवरेज है वो मैं आपको वन बाय वन बता देता हूं। दोस्तों, इस लिस्ट में पहला नाम आता है आईडीवी, यानी आपकी गाड़ी की वैल्यू का। आईडीवी का मतलब है इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू। ये वो वैल्यू है जो कभी भी अगर गाड़ी का टोटल लॉस हो जाता है, गाड़ी चोरी हो जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी को आपको पे करनी होती है, और इंश्योरेंस कंपनी की किसी भी बड़े क्लेम में मैक्सिमम लायबिलिटी इस आईडीवी यानी आपकी गाड़ी की वैल्यू तक ही सीमित रहती है। लेकिन आप अपनी गाड़ी की सही आईडीवी कैसे, यानी सही वैल्यू कैसे चूज कर सकते हैं? अगर आप एक नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो ये बिल्कुल आसान है। जो भी आपकी गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है उसमें से अगर 5% लेस कर देंगे तो वो आपकी गाड़ी की आईडीवी होगी। मान लो आपकी गाड़ी है 10 लाख रुपए की, एक्स शोरूम प्राइस है 10 लाख रुपए, तो आपकी गाड़ी की आईडीवी जो आपके इंश्योरेंस में वैल्यू लगेगी वो लगेगी 9,50,000 रुपए, यानी एक्स शोरूम से 5% लेस करके। लेकिन अगर आपके पास एक यूज्ड कार है जिसकी एज 1 साल से लेकर 5 साल के बीच में है, तो इसके लिए आईआरडीए ने पहले से ही फिक्स स्लैब बना रखा है। जितनी पुरानी आपकी गाड़ी होगी उतना ही परसेंटेज आपके एक्स शोरूम से डेप्रिसिएशन लगा के आपकी गाड़ी की वैल्यू लग जाएगी। जो स्लैब आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, अपनी गाड़ी की एज के हिसाब से आप उतनी परसेंटेज कम करके एक्स शोरूम में से अपनी गाड़ी की आईडीवी निकाल सकते हैं। एक और तरीका है, अगर आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी कंटिन्यू है, यानी लगातार चलती आ रही है, तो जो एक्सपायर होने वाली पॉलिसी है जिसको आप अभी रिन्यू करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे 10% कम करके आईडीवी वैल्यू आपकी गाड़ी की इस पॉलिसी के अंदर लगनी चाहिए। अब दोस्तों, आईडीवी इतनी जरूरी क्यों है? देखिए, छोटे मोटे एक्सीडेंट्स के क्लेम में आपको आईडीवी की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी गाड़ी की वैल्यू का कोई इस्तेमाल एक्सीडेंटल रिपेयर्स के क्लेम में नहीं होता है। लेकिन अगर कोई बड़ा क्लेम आ जाता है, जैसे कि गाड़ी का चोरी होना या कोई बड़ा एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें गाड़ी टोटल लॉस हो जाती है, तो उस टाइम पर अगर आपकी गाड़ी की सही वैल्यू, सही आईडीवी अपने पॉलिसी में नहीं लगाई है, तो क्लेम के अमाउंट में आपको नुकसान हो सकता है। अब जनरली आईडीवी लगाते टाइम दो तरह की गलतियां हम करते हैं। सबसे पहली गलती क्या है कि अपनी गाड़ी की आईडीवी बढ़ाने के लिए हम जो फैक्ट्स हैं, जो इसकी डिटेल्स हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। अब मान लो मेरी गाड़ी है 2018 मॉडल, लेकिन उसकी आईडीवी बढ़ाने के लिए मैं उसे 2019 मॉडल अपनी पॉलिसी में मेंशन कर देता हूं, या मेरी गाड़ी का जो वेरिएंट है मैं उससे ऊपर वाला वेरिएंट जो है, मॉडल जो है, वो मेंशन कर देता हूं अपनी पॉलिसी में। मान लो मेरी गाड़ी है स्विफ्ट VXI, लेकिन मैं वैल्यू बढ़ाने के लिए स्विफ्ट ZXI उसे मेंशन कर देता हूं। भाई, लेकिन इसका क्या फायदा? पॉलिसी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन क्लेम के टाइम पर सर्वेयर ये सारी डिटेल्स आरसी और पॉलिसी के बीच में मैच करने वाला है। अगर उनमें कोई डिफरेंस पाया जाता है तो क्लेम में दिक्कत आना बिल्कुल तय है। दूसरी गलती दोस्तों जो हम करते हैं वो है आईडीवी को कम करने को लेकर। यानी जब हम इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदने की कोशिश करते हैं तो हम अलग अलग जगह से कंपेयर करते हैं। मान लो शोरूम से भी हमने कोटेशन ली है, किसी इंश्योरेंस एजेंट से भी हमने कोटेशन ली है, तो वो क्या करते हैं, अपनी पॉलिसी को सस्ता दिखाने के लिए आपकी गाड़ी की आईडीवी यानी कि वैल्यू कम कर देते हैं। अब आपको यहां सस्ती पॉलिसी तो मिल जाएगी, लेकिन किसकी गाड़ी की वैल्यू कम हुई है? आपकी गाड़ी की आईडीवी कम हुई है, जिसका खामियाजा आपको क्लेम के टाइम पर भुगतना पड़ सकता है, और फ्यूचर ईयर्स में जाकर आप ये आईडीवी बढ़ा भी नहीं पाएंगे, क्योंकि कार एक डेप्रिशिएटिंग एसेट है। यानी जैसे जैसे एज बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू भी कम होती है,
बढ़ती नहीं है। तो आपको क्या करना है, सस्ती पॉलिसी तो खरीदनी है लेकिन आईडीवी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। अगर मान लो शोरूम आपको सस्ती पॉलिसी दे रहा है, आईडीवी उसने 50,000 रुपए कम कर दी है और पॉलिसी का प्राइस मात्र 500 रुपए कम हुआ है, तो ये आपके लिए नुकसान का सौदा है। सही आईडीवी आपको लेनी है और सही दाम में पॉलिसी खरीदनी है, इन दोनों ही बातों का आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों कवरेज में आईडीवी के बाद सबसे जरूरी जो पॉइंट आता है वो है एड-ऑन्स का। एड-ऑन्स वो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं जो आप अपनी स्टैंडर्ड पॉलिसी में ऐड कर सकते हैं थोड़े से एक्स्ट्रा पैसे पे करके, और आपकी कवरेज जो है पॉलिसी की वो बढ़ जाती है। क्योंकि स्टैंडर्ड पॉलिसी में बहुत से ऐसे नुकसान हैं जो कि आपकी पॉलिसी कवर नहीं करती है, इसी के लिए एड-ऑन्स आपको ऑफर किए जाते हैं। एड-ऑन्स वैसे ही है जैसे आप रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं तो आपको मेन्यू में बहुत सारे आइटम्स मिलेंगे, लेकिन आप सारे आइटम्स थोड़ी ऑर्डर करते हैं, आपको तो जो चाहिए है, जो आपको खाना होगा वही तो ऑर्डर करेंगे। ऐसे ही एड-ऑन्स के साथ भी है, जो जरूरी कवरेज आपको चाहिए है आपको सिर्फ वही एड-ऑन्स अपनी पॉलिसी में ऐड करने हैं और उन्हीं का पैसा इंश्योरेंस कंपनी को पे करना है। इस बात का आप खास ख्याल रखें। जो दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट एड-ऑन्स है उनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन मैं आपको एक बार दे देता हूं। सबसे पहला जरूरी एड-ऑन है दोस्तों जीरो डेप्रिसिएशन या बंपर टू बंपर कवर। इसमें इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड पॉलिसी है और उसमें आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई भी पार्ट रिप्लेस किया जाता है तो उसमें से डेप्रिसिएशन कटती है, घिसावट कटती है, क्योंकि मान लो गाड़ी 2 साल पुरानी थी तो उसके पार्ट भी तो पुराने हुए हैं, तो कंपनी नए पार्ट्स के क्लेम नहीं देती है। इसीलिए कंपनी क्या कहती है, अगर आपने जीरो डेप्रिसिएशन एड-ऑन ले लिया तो ये पार्ट्स में से घिसावट का पैसा नहीं कटता है, आपको हर पार्ट का पूरा एमआरपी क्लेम के तौर पर दिया जाता है, तो ये आपको लेना चाहिए। ज्यादातर कंपनीज आपको गाड़ी खरीदने के पहले 5 साल तक आपको जीरो डेप्रिसिएशन का एड-ऑन ऑफर करती हैं। कुछ कंपनियां इसे इसके बाद भी ऑफर करेंगी लेकिन इसका प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर लायबिलिटी जीरो डेप्रिसिएशन की ज्यादा आ जाती है जैसे जैसे आपकी गाड़ी पुरानी होती है। तो आप अपने प्राइस के कंपैरिजन के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से इसे चूज कर सकते हैं। दूसरा जरूरी एड-ऑन आता है दोस्तों कंज्यूमेबल्स कवर। ये वो आइटम्स हैं जो टाइम के साथ कंज्यूम हो जाते हैं, जैसे कि इंजन कैबिनेट में जितने भी फ्लूइड्स हैं, इंजन ऑयल है, कूलेंट है, एसी गैस है, नट बोल्ट्स हैं, बेयरिंग्स हैं, ग्रीस है, ये सब कंज्यूम होने वाले आइटम्स है और एक्सीडेंट के बाद ये रिकवर भी नहीं होते। मान लो गाड़ी का कोई ऐसा पार्ट है जो डैमेज हो जाता है, बंपर है, दरवाजा है, तो एक्सीडेंट के बाद वो रिकवर हो जाता है, हमें मिल जाता है, भाई टूटा हुआ दरवाजा मिल गया, बंपर मिल गया, लेकिन ये कंज्यूमेबल पार्ट्स वहीं खत्म हो जाते हैं। जैसे कि कूलेंट है, इंजन ऑयल है, रोड पे स्पिल हो जाता है एक्सीडेंट के बाद, एसी गैस है, हवा में उड़ जाती है, तो ये रिकवर नहीं होते हैं। तो कंज्यूमेबल पार्ट्स का भी अगर आप चाहते हैं कि इंश्योरेंस कंपनी अपने क्लेम में कवरेज आपको दे तो उसके लिए कंज्यूमेबल एड-ऑन आपको अपनी पॉलिसी में लेना होगा। नेक्स्ट जरूरी एड-ऑन आता है दोस्तों इंजन प्रोटेक्ट। इंजन प्रोटेक्ट देखिए क्या कहता है कि वैसे तो स्टैंडर्ड आपकी गाड़ी के साथ में किसी भी एक्सीडेंट के दौरान आपका इंजन कवर होता है, उसका कवरेज आपको एक स्टैंडर्ड पॉलिसी में मिलता है, लेकिन कुछ नुकसान ऐसे हैं जिसमें आपकी पूरी गाड़ी ठीक ठाक है लेकिन सिर्फ इंजन और गियरबॉक्स को डैमेज हो जाता है, तो उसके लिए इंजन प्रोटेक्ट कंपनीज ऑफर करती हैं। जैसे कि इंजन के अंदर पानी चला जाना या इंजन ऑयल लीक होने की वजह से इंजन ड्राई चलता है और फिर इंजन सीज हो जाता है, तो ये नुकसान आपके इंजन प्रोटेक्ट एड-ऑन कवर करेगा। अगर आपके एरिया में ऐसा होता है कि हैवी रेनफॉल आप फेस करते हैं या वाटर लॉगिंग होती है तो आपको इंजन प्रोटेक्ट का एड-ऑन भी जरूर लेना चाहिए। नेक्स्ट जरूरी एड-ऑन आता है दोस्तों आरटीआई यानी रिटर्न टू इनवॉइस। अब मान लो मेरे पास एक गाड़ी है जिसको लिए हुए मुझे 2 साल हो गए हैं और वो गाड़ी चोरी हो जाती है। अब इंश्योरेंस कंपनी मुझे कितना क्लेम देगी? जितने मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी में आईडीवी यानी वैल्यू थी गाड़ी की उतना क्लेम कंपनी मुझे दे देगी, लेकिन अब मुझे इसकी जगह एक नई गाड़ी लेकर आनी है तो वहां मुझे कितने पैसे देने होंगे? भाई पूरा तो एक्स शोरूम मेरे को देना है, उसके अलावा इंश्योरेंस के खर्चे भी देने होंगे, उसके अलावा आरसीए खर्चे भी मेरे को दोबारा देने होंगे। तो ये जो बीच का गैप है, आईडीवी और ऑन रोड प्राइस के बीच का जो गैप है, इस लायबिलिटी को भी आप इंश्योरेंस कंपनी के ऊपर डालना चाहते हैं तो उसके लिए आप रिटर्न टू इनवॉइस एड-ऑन ले सकते हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी आपको आईडीवी का नहीं, पूरे ऑन रोड प्राइस का क्लेम देगी अगर आपने रिटर्न टू इनवॉइस अपनी पॉलिसी में ऐड किया है। तो ये गाड़ी खरीदने के शुरुआत के 2-3 साल कंपनीज आपको देती हैं और इससे जुड़ी हुई नियम व शर्तें भी आपको जरूर समझ लेनी चाहिए। फाइनल एड-ऑन आता है दोस्तों रोड साइड असिस्टेंस। रोड साइड असिस्टेंस क्या कहता है कि अगर आप किसी ऐसे रिमोट एरिया में गए हैं जहां पर आपकी गाड़ी खराब हो जाती है और कोई मदद अवेलेबल नहीं है तो आप रोड साइड असिस्टेंस के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके मदद मंगवा सकते हैं। जो आने जाने का खर्चा, टेक्नीशियन आएगा और आपकी गाड़ी को ठीक करेगा, ये जो आने जाने का खर्चा है वो आपसे चार्ज नहीं किया जाएगा, मदद आपको अवेलेबल हो जाएगी। लेकिन अगर गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा पार्ट लगता है, कोई अगर एक्स्ट्रा इसमें खर्चा किया जाता है आपकी गाड़ी को रिपेयर करने में, तो वो पैसे तो आपको बियर करने ही होंगे, लेकिन आपकी मदद हो जाती है किसी इमरजेंसी के केस में। तो ऐसे ही दोस्तों और भी बाकी सारे एड-ऑन्स है, की एंड लॉक रिप्लेसमेंट है, पर्सनल बिलोंगिंग्स का है, टायर कवर है, जो भी जरूरत आपको लगे अपनी पॉलिसी में लेने की वो कवरेज आप ले सकते हैं और उसी के लिए पैसा आपको पे करना है। अब दोस्तों ये तो बात हुई गाड़ी से जुड़े हुए एड-ऑन्स की, यानी गाड़ी के साथ जो भी एक्स्ट्रा कवरेज आप लेना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। लेकिन इस गाड़ी के अंदर ट्रैवल कौन करता है? आप करते हैं, आपकी फैमिली करेगी, आपके रिलेटिव्स करेंगे, आपके फ्रेंड करेंगे, तो उनकी भी तो कवरेज आपको चाहिए है। उनके साथ भी रिस्क बना रहता है तो वो भी आपको रिस्क अपने ऊपर नहीं रखना चाहिए, वो भी आपको इंश्योरेंस कंपनी को ही ट्रांसफर करना चाहिए। तो अब मैं आपको कुछ पर्सनल कवर्स बताने वाला हूं जो कि इंसानों से जुड़े हुए हैं। सबसे पहला जरूरी कवर आता है दोस्तों पर्सनल एक्सीडेंट कवर फॉर ओनर कम ड्राइवर, यानी जो इस
गाड़ी के रजिस्टर्ड ओनर है, आरसी के अंदर ओनर है, वही अगर ये गाड़ी यूज करते हैं और उनके पास एक वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है तो उनको ये पर्सनल एक्सीडेंटल कवर जरूर लेना चाहिए। ये 15 लाख रुपए का होता है। इन केस ऑफ डेथ 15 लाख रुपए इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेट किया जा सकता है। इसके साथ साथ इसमें परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी भी शामिल है, यानी कोई शरीर का महत्वपूर्ण अंग चला जाता है, हाथ पैर या आंखें, तो उसके केस में भी क्लेम लिया जा सकता है। इसकी कॉस्ट मात्र 350 से 400 रुपए सालाना होती है और ये काफी जरूरी कवरेज है, आपको लेना चाहिए। दूसरा कवर आता है दोस्तों ड्राइवर से जुड़ा हुआ। अगर आपकी गाड़ी कोई पेड ड्राइवर चलाते हैं, कोई एम्प्लॉय ड्राइवर चलाते हैं, तो उनकी लायबिलिटी भी आप इंश्योरेंस कंपनी को ड्राइवर कवर लेके ट्रांसफर कर सकते हैं। तीसरा कवरेज आता है दोस्तों पैसेंजर से जुड़ा हुआ, यानी जो पैसेंजर्स बाकी गाड़ी में ट्रैवल करते हैं उनसे जुड़ी हुई कोई भी मेडिकल या एक्सीडेंटल लायबिलिटी है वो भी इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर की जा सकती है। मात्र 50 या 100 रुपए पर हेड आपको पे करने होंगे और ये वाला कवरेज भी, ये वाली लायबिलिटी भी इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर हो जाती है और आपकी पॉलिसी में आपको कवरेज मिल जाती है। किसी भी एक्सीडेंट के दौरान अगर किसी इंसान के साथ कोई हादसा हो जाता है तो वो भी देनदारी इंश्योरेंस कंपनी की ही रहेगी। अब दोस्तों आपने कवरेज में पहले सी वाले सेक्शन में क्या सीखा है, आईडीवी यानी कि गाड़ी की वैल्यू, एड ऑन्स और पर्सनल कवरेजेस आपको कौन कौन से लेने हैं ये आप अच्छे से आप समझ गए हैं। अब दोस्तों बारी आती है दूसरे सी की। इस दूसरे सी का नाम है कैशलेस। कैशलेस एक फैसिलिटी है जो इंश्योरेंस कंपनीज हमें देती है किसी भी गाड़ी को रिपेयर करवाने के लिए। अब मान लो मेरे पास एक गाड़ी थी, उसका एक्सीडेंट हो जाता है, मैं रिपेयर करवाने के लिए गैराज में गया तो उन्होंने मुझे एस्टिमेट बता दिया कि आपकी गाड़ी 4 लाख रुपए में रिपेयर होगी। अब भाई हमेशा तो मेरे पास ऐसा नहीं है, घर पर 2-3-4 लाख रुपए में रखूंगा कैश की, मेरी गाड़ी कभी एक्सीडेंट होगी तो शायद मुझे रिपेयर करवाना पड़ जाए। तो कंपनी क्या कहती है, इसके लिए कैशलेस फैसिलिटी कंपनी आपको देती है कि जो वर्कशॉप है जहां आप गाड़ी रिपेयर करवाते हैं और जो इंश्योरेंस कंपनी है, इन दोनों का आपस में टाई अप होता है। आपको डायरेक्ट एडवांस कैश अपने रिपेयर के लिए नहीं देना होता, सिर्फ जो डिफरेंस का अमाउंट है वही आपको पे करना होता है। जैसे कि मेरा गाड़ी का रिपेयर का एस्टिमेट बना था 4 लाख रुपए और इंश्योरेंस कंपनी 3,80,000 रुपए का क्लेम अप्रूव कर देती है, तो मुझे सिर्फ 20,000 रुपए का डिफरेंस ही पे करना पड़ेगा, जो कि काफी इजी है पे करना, बजाय कि 4 लाख रुपए पूरा कैश देने से। तो आपको यहां पर क्या चेक करना है कि जो भी इंश्योरेंस कंपनी आपने शॉर्टलिस्ट करी है अभी तक 2 या 3 कंपनीज, उन कंपनीज का कैशलेस टाई अप उस गैराज के साथ होना चाहिए जहां पर आप अपनी गाड़ी किसी भी एक्सीडेंट के केस में रिपेयर करवाएंगे, जो कि आपके शहर में गैराज है, तो उस गैराज के साथ उस कंपनी का कैशलेस टाई अप होना चाहिए। अब ये 2-3 कंपनीज आपकी शॉर्टलिस्ट हो गई हैं, तो इसमें आप कैसे चेक करेंगे कि कौन सी कंपनी का कैशलेस टाई अप उस गैराज के साथ है या नहीं है। इसके लिए आपको सिंपल सा काम करना है। मान लो मैंने कंपनी शॉर्टलिस्ट करी है एचडीएफसी अर्गो, तो मुझे गूगल पर टाइप करना है एचडीएफसी अर्गो कैशलेस गैराज लिस्ट। सिर्फ मुझे इतना सा लिखना है। अगर आपकी और कोई कंपनी है तो कंपनी का नाम आप चेंज कर सकते हैं। जैसे ही मैं लिखूंगा एचडीएफसी अर्गो कैशलेस गैराज लिस्ट और एंटर दबाऊंगा तो यहां पर ये सर्च रिजल्ट आ जाएंगे। अब इस लिंक पर मुझे क्लिक करना है। यहां पर देखिए पेज खुल गया है। यहां पे मुझसे इंफॉर्मेशन मांगी गई है कि मेरी स्टेट कौन सी है, मेरी सिटी कौन सी है और मेरी गाड़ी का ब्रांड कौन सा है। अगर दोस्तों आप एक ऑथराइज्ड वर्कशॉप यानी जो डीलर वर्कशॉप है वहां पर रिपेयर करवाना चाहते हैं तो आप अपनी गाड़ी का ब्रांड डालकर यहां पर वो वर्कशॉप सर्च कर सकते हैं। लेकिन अगर आप किसी प्राइवेट वर्कशॉप यानी कि मल्टी ब्रांड वर्कशॉप में काम करवाना चाहते हैं रिपेयर का अपनी गाड़ी का, तो मल्टी ब्रांड यहां पर वर्कशॉप सर्च करेंगे तो यहां पर मल्टी ब्रांड वर्कशॉप और जो ऑथराइज्ड डीलर वर्कशॉप्स हैं उन सब की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आपके शहर में कौन कौन सी ऐसी वर्कशॉप्स हैं जहां पर इस कंपनी का कैशलेस टाई अप है। तो आपको यह चेक करना है कि ये ठीक ठाक सी वर्कशॉप नंबर्स में होनी चाहिए जो आपके शहर में अवेलेबल है। अगर किसी भी एक्सीडेंट या क्लेम के टाइम पर अगर आपको जरूरत पड़ जाए कि आपको मरम्मत करवानी है अपनी गाड़ी की, तो आप डायरेक्टली इन कैशलेस गैराजेस में जाकर बिना एडवांस कैश दिए अपनी गाड़ी की मरम्मत करवा सकें। तीसरा सी आता है दोस्तों कंपनी का, यानी आपने कवरेज भी अच्छी चूज कर ली है, कैशलेस फैसिलिटी भी आपने चेक कर ली है। आपके शहर में काफी सारे वर्कशॉप्स अवेलेबल हैं जहां कैशलेस टाई अप है इस कंपनी का। लेकिन ये कंपनी खुद कैसी है, एज ए ब्रांड ये कंपनी कैसी है, इसके जो क्लेम सेटलमेंट जो रेशियोज हैं वो कैसे हैं, क्लेम सेटलमेंट की इनकी इंटेंशन नीयत कैसी है, क्या फाइनेंशियली स्टेबल है, क्या कंपनी के पास इतना पैसा है कि वो क्लेम सेटल कर पाए अच्छे से। इसके लिए आपको क्या क्या मैट्रिक्स चेक करने होंगे वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखना है। क्लेम सेटलमेंट रेशियो ये कहता है कंपनी के पास मान लो 100 क्लेम आते हैं, उनमें से जितने क्लेम्स कंपनी सेटल करती है, मान लो 100 में से 60 क्लेम सेटल करे, 70 क्लेम सेटल करे, तो उतना ही परसेंट उस कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो है। जितना क्लेम सेटलमेंट रेशियो से ज्यादा होगा उतना ही अच्छा होगा। हालांकि अबव 80 क्लेम सेटलमेंट रेशियो को काफी अच्छा माना जाता है। तो आपको क्लेम सेटलमेंट रेशियो से क्या पता चलेगा, इससे यह कंफर्म नहीं होगा कि आपका क्लेम मिलेगा या नहीं। इससे आपको कंपनी की इंटेंशंस पता चलती हैं कि ये कंपनी का रवैया कैसा है अपने कस्टमर्स के प्रति। क्लेम सेटलमेंट की उनकी जो प्रोसेस है वो कितनी प्रोएक्टिव है, वो कितना इंटरेस्टेड है अपने क्लेम्स को सेटल करने में। जितना अच्छा किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशियो होगा उतनी ही वो कंपनी ज्यादा इंटरेस्टेड है अपने क्लाइंट्स के
क्लेम सेटल करने में। दूसरा जरूरी मेट्रिक आता है दोस्तों जो आपको चेक करना चाहिए, वो है इनकर्ड क्लेम रेशियो। इनकर्ड क्लेम रेशियो ये कहता है कि जितना पैसा कंपनी अपने क्लाइंट से प्रीमियम के तौर पर इकट्ठा करती है, उनमें से कितने पैसे के वापस क्लेम्स वो अपने क्लाइंट्स को दे देती हैं। तो इसमें आपको दो चीजें चेक करनी है। कोई कंपनी अगर ऐसा कर रही है कि वो मान लो 100 रुपए अपने क्लाइंट से पॉलिसी के प्रीमियम के लिए ले रही है और वापस बहुत कम रुपए के क्लेम डिस्बर्स कर रही है, तो वो भी गलत है। मान लो 100 रुपए किसी कंपनी ने अपने प्रीमियम के तौर पर इकट्ठा किए, उसमें सिर्फ 50-60 रुपए के ही क्लेम वो डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो वो भी नेगेटिव है। और अगर कोई ऐसी कंपनी है जो 100 रुपए प्रीमियम के तौर पर अपने क्लाइंट से ले रही है और 120-130 रुपए के क्लेम दे रही है, तो ऐसा भी वो ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर पाएंगी, क्योंकि जेब से पैसा वो कितने दिन तक भरेंगे, एज ए बिजनेस वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगी और आगे जाकर फ्यूचर में उन्हें जेन्युइन क्लेम्स को भी मना करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी के पास पैसे ही नहीं बचेंगे क्लेम्स देने के लिए। तो ये दोनों चीजें आपको चेक करनी है। इनकर्ड क्लेम रेशियो 65-70% से लेकर 85-90% तक ठीक ठाक है। अबव 100 भी नेगेटिव माना जाता है और बिलो 60 भी इनकर्ड क्लेम रेशियो नेगेटिव माना जाता है। ये दोनों ही मैट्रिक्स आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, हर कंपनी का डेटा अवेलेबल है। इनकर्ड क्लेम रेशियो और क्लेम सेटलमेंट रेशियो आपको ऑनलाइन इनकी फिगर्स मिल जाएंगी, तो जो भी कंपनी आप चूज करें उनके ये दो फिगर्स आपको जरूर चेक करनी है। अब दोस्तों इसमें तीसरा और वो जो फाइनल पार्ट आता है ना, वो आता है ब्रांड का, यानी कंपनी की इमेज कैसी है, कंपनी कैसे अपने क्लाइंट्स को डील करती है। जैसे अपनी सोसाइटी में होता है ना, कोई काफी अच्छी पोजीशन पे, अगर उनके खिलाफ कोई कंप्लेंट होती है, उनके खिलाफ कोई एलिगेशन होता है, तो बहुत रिस्पॉन्सिबली उसे डील किया जाता है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी एक गुडविल है, सोसाइटी में अच्छी रैंक पे वो रहते हैं, तो उन्हें रिस्पॉन्सिबली उस सिचुएशन को डील करना होता है। ऐसे ही अगर कोई कंपनी ऐसी है जो ब्रांड वैल्यू जिसकी बहुत हाई है, फेस वैल्यू बहुत अच्छी है, गुडविल बहुत अच्छी है, तो अपने क्लाइंट्स को भी रिस्पॉन्सिबली वो डील करेंगी, क्योंकि अगर जितनी ज्यादा कंप्लेंट्स होंगी उतना नुकसान उनकी गुडविल और उनकी फेस वैल्यू का होगा, उतना ही वो उनके लिए नेगेटिव होगा। तो वो बहुत रिस्पॉन्सिबली अपने क्लाइंट्स को डील करना चाहेंगी। ब्रांड वैल्यू को आप कैसे चेक कर सकते हैं? जो भी आपकी इंश्योरेंस कंपनी की पेरेंट कंपनी है, मान लो आपने चूज किया HDFC अर्गो, तो HDFC बैंक पेरेंट कंपनी है। ICICI लोम्बार्ड आप चूज करते हैं तो ICICI बैंक इनकी पेरेंट कंपनी है। बजाज अलियांज चूज करते हैं तो बजाज इनकी पेरेंट कंपनी है। टाटा AIG चूज करते हैं तो टाटा पेरेंट कंपनी है। इफ्को टोक्यो चूज करते हैं तो इफ्को इनकी पेरेंट कंपनी है। तो जो इनकी पेरेंट कंपनी है, उनके जो बाकी बिजनेसेस हैं वहां पर आपको कैसी सर्विसेज मिलती हैं। जैसे ICICI बैंक में आप जाते हैं तो आपको कैसा फील होता है, वो अपने कस्टमर्स को कैसे डील करते हैं। HDFC बैंक में जाते हैं तो कैसा फील होता है, वो अपने कस्टमर्स को कैसे डील करते हैं। क्योंकि कंपनीज में कोई एक आदमी बैठ के ये नहीं कह रहा होता कि ये काम ऐसे करो, ये काम वैसे करो, वहां पर कल्चर काम करता है। यानी वो अपने क्लाइंट्स के प्रति, वो अपने कस्टमर्स के प्रति एक रवैया है उनका, जो उनके DNA में होता है। अगर उनके बाकी जो कंपनीज है, जो उनकी पेरेंट कंपनी है, वहां पर ये रवैया अच्छा है, वहां का कल्चर अच्छा है, तो उनकी जो बाकी सब्सिडरी बिजनेसेस हैं वहां पर भी आपको वो रवैया अच्छा ही मिलेगा, वो आपको देखने को सही ही मिलेगा। इसके अलावा आप अपने फैमिली से, रिलेटिव से रेफरेंस भी ले सकते हैं। ऑनलाइन रिव्यूज आप चेक कर सकते हैं किसी कंपनी के बारे में, उनके ब्रांड वैल्यू को चेक करने के लिए। और बाकी आपको ऑनलाइन भी इनके बारे में फिगर्स मिल जाती हैं कि कौन सी कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है अपने बिजनेस में। तो ये आपको अपनी कंपनी के बारे में 3 चीजें जरूर चेक करनी चाहिए: क्लेम सेटलमेंट रेशियो, इनकर्ड क्लेम रेशियो और उनकी ब्रांड वैल्यू। दोस्तों बारी आती है 4th C की, ये है कॉस्ट, यानी कि कीमत। आपने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में कवरेज भी अच्छी ले ली है, कैशलेस फैसिलिटी आपको मिल गई है, कंपनी भी बहुत अच्छी है, लेकिन अगर वो आपसे ऑलमोस्ट डबल पैसे चार्ज करेगी अगर आप दूसरी कंपनी से कंपेयर करते हैं, तो क्या आप वो पॉलिसी खरीदेंगे? भाई मैं तो नहीं खरीदूंगा, क्लेम तो जब आएगा तब देखी जाएगी, लेकिन अभी फिलहाल ही मुझसे ज्यादा पैसे चार्ज किए जा रहे हैं, तो ये भी मुझे बर्दाश्त नहीं है। मुझे चाहिए अच्छी कंपनी, अच्छी कवरेज के साथ, कैशलेस फैसिलिटी के साथ, लेकिन दाम भी जायज होना चाहिए। ज्यादा महंगी पॉलिसी मुझे नहीं खरीदनी है। तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? देखिए, अगर आप जहां से भी अपनी कार इंश्योरेंस की पॉलिसी रिन्यू करवाते हैं, चाहे वो डीलर से है, एजेंट से या ऑनलाइन से है, आपको एक से ज्यादा ऑप्शंस रखने चाहिए। आपको दूसरी जगह से कंपेयर जरूर करना है। अगर आप शोरूम से ले रहे हैं तो आप किसी दूसरे एजेंट भाई से डिस्कस कर सकते हैं, आप ऑनलाइन प्राइस चेक कर सकते हैं। होगा क्या कि यहां आपको एक आइडिया लग जाएगा, आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा कि कहीं जो डीलर है, शोरूम है, वो आपसे ज्यादा पैसे तो इस पॉलिसी के लिए चार्ज नहीं कर रहा है। और अगर कंपैरिजन के बाद आपको ऐसा लगता है तो आपको उनको बोलना चाहिए, आप बार्गेन कर सकते हैं कि पॉलिसी में कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट करें। और अगर ऐसा भी पॉसिबल नहीं है तो आप सेम कंपनी, सेम कवरेज और सेम फैसिलिटीज के साथ अपने एजेंट के साथ जा सकते हैं, इंश्योरेंस एजेंट से पॉलिसी खरीद सकते हैं। आपको ऑनलाइन अच्छा मिल रहा है, ऑनलाइन खरीद सकते हैं, लेकिन आपको एक ऑल्टरनेटिव जरूर रखना है, एक ही जगह आपको फिक्स नहीं रहना है, क्योंकि इससे आपके चांसेस काफी कम हो जाएंगे कि आप बिना वजह ज्यादा पैसे अपने इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए पे करें। तो सारी फैसिलिटी के साथ साथ कॉस्ट इफेक्टिव होना भी बहुत जरूरी है। लेकिन कॉस्ट वाला C है, ये 4th नंबर पर आया है। इससे पहले वाली चीजों को आपको इग्नोर नहीं करना है, यानी कवरेज, कैशलेस फैसिलिटी और कंपनी को इग्नोर नहीं करना है। उन तीनों के बाद ही कॉस्ट का नंबर आना चाहिए। दोस्तों 5वां और सबसे जरूरी C आता है, वो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन या कह लें कंप्लीट नॉलेज। हमें जब तक अपनी पॉलिसी के बारे में, इसकी कवरेजेस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी तो हम इसे अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। जैसा कि मेरे साथ भी एक बार हुआ, काफी साल पहले की
की बात है, मैंने अपने फ्रेंड से गाड़ी मांगी, मेरे को कहीं जाना था, स्कॉर्पियो गाड़ी थी, और मैं जब जा रहा था रास्ते में मैं रिफ्यूल करवाने लगा, पेट्रोल पंप पे मैंने गाड़ी रोकी ताकि इसमें तेल डलवा लूं। तो फ्यूल लिड ओपन करने के लिए जब मैं नॉब ढूंढने लगा, जनरली वो ड्राइवर सीट के नीचे की साइड नॉब होती है जिससे फ्यूल लिड ढक्कन खुल जाता है तेल वाला, तो वो नॉब मुझे मिली ही नहीं। उस गाड़ी में वो नॉब वहां नहीं थी, मैंने हर जगह ढूंढा लेकिन वो नॉब मुझे नहीं मिली। 10-15 मिनट परेशान होने के बाद मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, भाई ये कैसे खुलेगा ये ढक्कन तेल वाला? तो उसने बताया कि भाई जो म्यूजिक सिस्टम है ना डैशबोर्ड पे, उसके नीचे एक बटन है, वो आपको दबाना होगा। अब देखो मुझे उसकी पूरी नॉलेज नहीं थी, इसलिए क्या हुआ, मेरे पास सारे रिसोर्सेज थे, गाड़ी थी, पैसे थे, पेट्रोल पंप पर मैं खड़ा था, लेकिन उस फीचर के बारे में मुझे जानकारी नहीं थी, इसलिए मैं स्टक महसूस कर रहा था, मजबूर महसूस कर रहा था। ऐसे ही इंश्योरेंस पॉलिसी के साथ भी है। अगर आपकी पॉलिसी बिल्कुल परफेक्ट है, सारे फीचर्स इसके अंदर है, सारी कवरेजेस हैं, बेस्ट कंपनी आपने ली है, कैशलेस फैसिलिटी है, लेकिन आपको फीचर इस्तेमाल करना ही नहीं आएगा, तो आप कैसे उसे इस्तेमाल करेंगे? आपको पता ही नहीं होगा कब कौन सी चीज को क्लेम कैसे करना है। तो इसके लिए जानकारी आपको होना जरूरी है। और जानकारी कौन कौन सी होना जरूरी है? सबसे पहले क्लेम इंटीमेशन के बारे में, यानी क्लेम के बारे में कंपनी को बताना। कई बार चैनल पर कमेंट्स आते हैं कि सर एक्सीडेंट हुआ था, मैं 15 दिन बाद गाड़ी रिपेयर करवाने गया तो कंपनी ने मना कर दिया कि भाई आप तो लेट हो गए हो अब बहुत। तो पहले क्या है, क्लेम इंटीमेशन करना है। भाई एक्सीडेंट के तुरंत बाद आपको एक फोन ही तो करना है। गाड़ी रिपेयर आप चाहे 1 हफ्ते बाद करवाओ, 1 महीने बाद करवाओ, कंपनी में फोन आपका 24 से 48 घंटे के अंदर चला जाना चाहिए कि इस पॉलिसी के अंदर क्लेम दर्ज कर लीजिए, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। यह बताना बहुत जरूरी है। एक्सीडेंट के बाद चाहे छोटा हो या बड़ा, आपको वीडियोस और फोटो के रूप में वहां का प्रूफ कैप्चर करना है, जो नुकसान वहां पर हुआ है, ताकि फ्यूचर में आपको क्लेम में अपनी स्टेटमेंट को अगर वैलिड प्रूफ करना पड़े तो आपके पास कुछ सबूत होना चाहिए, ताकि सर्वेयर आपकी बात पर विश्वास कर सके। अब बारी आती है डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स में भी बहुत सवाल आते हैं कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए क्लेम के लिए? भाई नॉर्मल से डॉक्यूमेंट्स हैं, ड्राइवर के डॉक्यूमेंट्स चाहिए, इसमें आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, ओनर के डॉक्यूमेंट चाहिए, केवाईसी, पैन कार्ड, आधार कार्ड है, कैंसिल्ड चेक चाहिएगा ओनर का। गाड़ी के क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इंश्योरेंस पॉलिसी है, पोल्यूशन अंडर कंट्रोल सर्टिफिकेट है, इसके अलावा कोई एफआईआर है, मेडिकल लीगल रिपोर्ट है तो वो चाहिएगी, क्लेम फॉर्म आपको फिल करके देना होगा, रिपेयर का एस्टिमेट आपको वर्कशॉप से मिल जाएगा। बहुत ही जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आपको पता होने चाहिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने होंगे किसी भी क्लेम के दौरान। इसके अलावा कवरेज आपको पता होनी चाहिए, किस पार्ट का कितना % क्लेम आपकी पॉलिसी में मिलता है। अब मान लो सर्वेयर ने कह दिया कि आपका टायर का आपने क्लेम फाइल किया है, ये आपको नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको पता है कि भाई टायर का तो मिलता है, 50% क्लेम मिलता है, तो आप उसी टाइम पर वहां पर उन्हें रोक सकते हैं और कह सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं कि भाई टायर का तो कवरेज है, 50% पैसा मिलेगा और मुझे भी मिलना चाहिए, क्योंकि आपको वो कवरेज पहले से पता थी, तो इसलिए आप उसके लिए अपने राइट को जस्टिफाई कर पाए, अपनी मांग को उसके सामने रख पाए। सबसे जरूरी इंफॉर्मेशन आती है क्लेम रिजेक्शन से। अब भाई क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, उसके बाद उसे कैसे डील करना है, कंपनी का ग्रीवेंस डिपार्टमेंट में कैसे कंप्लेंट करना है, शिकायत विभाग में कैसे शिकायत करनी है कंपनी के। उसके अलावा IRDA पे कंप्लेंट करना बिल्कुल आसान है, बीमा भरोसा का ऑनलाइन पोर्टल है, आप वहां जाकर कंप्लेंट कर सकते हैं। इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में बीमा लोकपाल के टोटल ऑल ओवर इंडिया 17 ऑफिसेज है, वहां पर कंप्लेंट कर सकते हैं। कंप्लेंट प्रोसेस के बारे में डिटेल्ड वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आई बटन पे लिंक क्लिक करके इस वीडियो के बाद जाकर चेकआउट कर सकते हैं, अलग से वीडियो मैंने बताया है। अब क्लेम रिजेक्शन को मैं इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा हूं, क्योंकि दोस्तों ये इंडिया है, ये भारत है, यहां पर रियलिटी बहुत अलग है। हर 10 में से 7 क्लेम्स ऐसे हैं जो कि रिजेक्ट कर दिए जाते हैं, सिर्फ 3 ही क्लेम्स को डायरेक्टली पास किया जाता है, और वो भी इसलिए या तो क्लेम अमाउंट बहुत छोटा है या फिर सामने वाले ने कोई कमी ही नहीं छोड़ी है, कोई लूप होल कंपनी को नहीं मिलता, इसलिए वो क्लेम निकल जाते हैं। और उन 7 लोगों में से जिनके क्लेम रिजेक्ट किए जाते हैं, उनमें सिर्फ 2 ही लोग ऐसे हैं जो आगे जाकर कंप्लेंट करते हैं। 5 लोग तो वैसे ही छोड़ देते हैं कि भाई कौन अपना काम छोड़कर इस छोटे से क्लेम के पीछे भागे दौड़ेगा, तो हम पैसे को जाने ही देते हैं। लेकिन भाई ये आपका मेहनत से कमाया हुआ पैसा है, 1 रुपया भी जो आपका वैलिड क्लेम का बनता है आपको नहीं छोड़ना है। आपको इसके लिए सही जानकारी होनी चाहिए, और जानकारी आपको कहां से मिलेगी? इंश्योरेंस इंपैक्ट के मोटर इंश्योरेंस की प्लेलिस्ट में हर टॉपिक के ऊपर वीडियोस मैंने बनाए हुए हैं। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो नया है, आपको वहां पर वीडियो नहीं मिल रहा है, जानकारी नहीं मिल रही है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं अलग से स्पेशली आपके लिए वीडियो बनाऊंगा। अब इस चैनल से मेरा और क्या मकसद है? मेरा यही तो मकसद है कि भारत के किसी भी कोने में किसी का 1 रुपया भी जायज क्लेम का, वैलिड क्लेम का नहीं रुकना चाहिए, सिर्फ जानकारी के अभाव में, कि उन्हें पता नहीं था, उन्हें इंफॉर्मेशन नहीं थी कि क्लेम ये मुझे मिल सकता था या नहीं। यही मेरी कोशिश है, यही मेरी मुहिम है और यही मेरा मकसद है। अगर हमारे इस मुहिम के साथ, हमारे इस विजन के साथ आप जुड़ना चाहते हैं तो चैनल का हिस्सा बन सकते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे आपके जुड़ने से बहुत ताकत मिलती है। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको ये 5C फॉर्मूला बताया है जिससे आप बेस्ट कार इंश्योरेंस पॉलिसी अपने लिए चूज कर सकते हैं। अब ये पॉलिसी चाहे आप 2024 में खरीदिए, 25 में खरीदिए, 26 में खरीदिए, 2050 में खरीदिए, ये एक फंडामेंटल प्रिंसिपल मैंने आपको बता दिया है। कंपनी चेंज हो सकती है, कवरेजेस चेंज हो सकती हैं, लेकिन तरीका, फंडामेंटल प्रिंसिपल यही रहने वाला है। आप किसी भी साल में से अप्लाई कर सकते हैं और अपने किसी भी व्हीकल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों मुझे यानी हरविंदर सिंह को अब दीजिए इजाजत, मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। जय हिंद।